Hello student, wish you very good morning to all of students. Please open your political civics page number is 22. Last topic, a look at the enclosed table makes it clear that no one language is the mother tongue of the majority of our population. It means ये है बेटा साथ में लगी जो सूची है ना, ये एक सूची दी हुई है। आप अगर इसको गौर से देखें तो ये एक टेबल दी हुई है यहाँ पे। अगर आप इस टेबल को देखेंगे तो देखने से स्पष्ट हो जाएगा कि कोई भी एक भाषा बहुसंख्यक यानी कि मेजॉरिटी भारतीयों की मातृभाषा यानी कि मदर टंग नहीं है। द लार्जेस्ट लैंग्वेज हिंदी इज़ मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 44% ऑफ इंडियंस। लगभग 44% लोगों की ही मातृभाषा क्या है? हिंदी है। इफ़ वी ऐड टू दैट ऑल दोज हु न्यू हिंदी एज देयर सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज द टोटल नंबर ऑफ स्टिल लेस देन 50% इन 2011। यानी कि 2011 के सेंसस के अनुसार अगर हम देखें तो हिंदी को बोलने वाले जो हैं थर्ड लैंग्वेज द टोटल नंबर हिंदी एज देयर सेकंड और थर्ड लैंग्वेज कि हिंदी जो है वो सेकंड और थर्ड लैंग्वेज है। द टोटल नंबर ऑफ स्टिल लेस देन 50% इन 2011। जबकि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 50% ऐसे लोग हैं जिनकी सेकंड और थर्ड लैंग्वेज जो है वो हिंदी है। एज फॉर इंग्लिश ओनली 0.02%, इंग्लिश के लिए बेटा 0.02% है। इंडियंस रिकॉर्डेड इट एज देयर मदर टंग, जो कि इसको अपनी मदर टंग मानते हैं, मातृभाषा मानते हैं। अनदर 11% और जो बचे हुए 11% है बेटा न्यू इट इज़ एज सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज, वो इसको सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज के रूप में मानते हैं, यानी कि तीसरी भाषा के तौर पर 11% लोग इसे जानते हैं। रीड दिस टेबल केयरफुली, इस सूची को गौर से देखें। बट यू नीड नॉट मेमोराइज, लेकिन इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट डू द फॉलोइंग, बस इसका जो है आपको देखना है और इसकी चीज़ें ध्यान रखनी। ओके स्टूडेंट, नाउ वी गो टू द नेक्स्ट पेज। रीड द फॉलोइंग, read the following excerpt from the article by noted historian Ramchandra Guha that appeared in the Times of India on November 1, 2006। बेटा 2006 का जो है एक न्यूज़पेपर है जिसमें रामचंद्र गुहा का जो है रिपोर्ट दी गई है। इस रिपोर्ट को हमें देखना है और इसको पढ़ना है। रिपोर्ट को देखना है और इसको पढ़ना है। ओके स्टूडेंट, इस चार्ट को। तो नाउ द रिपोर्ट ऑफ द स्टेट रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कमीशन SRC was implemented exactly 50 years ago on November 1, 1965। इट मीन्स ये है बेटा राज्य का जो पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को आज से ठीक 50 साल पहले 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया था। ओके स्टूडेंट, दिस इन इट्स ओन टाइम एंड ओन वे हैज़ ऑल्सो ट्रांसफॉर्म द पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल लाइफ ऑफ नेशन। गांधी एंड अदर लीडर promise their followers that when freedom come, the new nation would be based on a new set of provinces that is based on the principle of the languages. However, when the India was finally freed in 1947, it was also divided. It means ये है बेटा, अगर हम इसका पूरे का बताएं तो जब इसको लागू किया गया था तो अपने दौर में अपने तरीके से इसने राष्ट्र की जो राजनीतिक थे, पॉलिटिकल और संस्थागत जीवन को एकदम क्या कर दिया था, बदल दिया था। गांधी जी और अन्य नेताओं ने जो दूसरे और पॉलिटिकल लीडर थे अपने अनुयायियों से वादा किया था कि जब मुल्क आज़ाद होगा तो इस नए देश में नए प्रांत बनेंगे और भाषा के आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन किया जाएगा। और जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो इसका बंटवारा भी हो गया। ओके स्टूडेंट, नाउ सेकेंड, partition was consequence of a primordial attachment to one's faith. How many more partition would that other primordial loyalty language leads it? So run the thinking of Nehru, Patel and Rajaji. इट मीन्स यह है विभाजन जो है बेटा धार्मिक आस्था से पुरातन जुड़ाव का परिणाम था। पुरातनी आस्था की एक ऐसी ही
चीज़ भाषा के आधार पर अब कितने विभाजन होंगे, यानी कि ये चीज़ सोचिए कि भाषा के आधार पर अब कितने विभाजन होंगे। नेहरू, पटेल और राजा जी के मन में यह सवाल कौन रहा था, यानी कि घूम रहा था। ओके स्टूडेंट, नाउ फार फ्रॉम अंडरमाइनिंग इंडियन यूनिटी, लिंग्विस्टिक स्टेट हैव हेल्प स्ट्रेंथ it has proved to be perfectly consistent to be Kannadiga and Indian, Bengali and Indian, Tamil and Indian, Gujarati and Indian. To be sure, this state, the state own language sometime equal with one another. It means यह है बहरहाल भारत की एकता को कमज़ोर करने की वजह भाषा के आधार पर गठित राज्यों ने इसकी एकता को मजबूत करने में मदद की। यानी कि एक व्यक्ति कन्नड़ और भारतीय या बंगाली और भारतीय अथवा तमिल और भारतीय या गुजराती भारतीय जैसी दो पहचानों के साथ आसानी से जीता है। ओके स्टूडेंट, नाउ वी गो टू द नेक्स्ट पैसेज। व्हाइल दीज डिस्प्यूट आर नॉट प्रीटी, दे कुड इन फैक्ट है बीन फार वर्ड। ये विवाद दुखद तो नहीं, लेकिन उतने बुरे भी नहीं कहे जा सकते, उतने बुरे भी नहीं कहे जा सकते। ओके स्टूडेंट, नाउ वी गो टू द नेक्स्ट पेज। इन दिस इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट दैट हैज़ अलाउड इंडिया टू एस्केप what might have been a worse fate. Still, if the sentiments of the native माने देसी स्पीकर ऑफ तेलुगु, मराठी, इटी all had been discarded, what we might have hers was one language 14 और 15 नेशन। यानी कि भाषावार राज्यों के गठन ने भारत को एक भयावह स्थिति से बचा लिया। अगर तेलुगु, मराठी वगैरह बोलने वालों की भावनाओं का ख्याल न रखा गया होता तो यहाँ स्थिति कुछ इस तरह पर इस प्रकार की होती कि एक भाषा और लगभग 14 to 15 स्टेट, यानी कि राष्ट्र। ओके स्टूडेंट, टेक द एग्जांपल। बेटा इसमें कुछ खास नहीं है, इसको मिस करेंगे हम। एंड नेक्स्ट अब हम जाएंगे गो टू द नेक्स्ट पेज। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, यानी कि भारत में विकेंद्रीकरण। वी नोटेड अबाउट द फेडरल गवर्नमेंट हैव 2 more tiers ऑफ गवर्नमेंट। हमने अभी पढ़ा कि संघीय सरकारें 2 या अधिक स्तरों वाली होती हैं। वी हैव सो फार डिस्कस्ड द 2 tiers ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री। हमने अपने देश में 2 स्तरों वाली गवर्नमेंट की चर्चा की है। बट ए वास्ट कंट्री लाइक इंडिया कैन नॉट बी रन ओनली थ्रू दीज 2 tiers, यानी कि पर भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ 2 स्तर की शासन व्यवस्था ही बढ़िया शासन नहीं चल सकता। ओके स्टूडेंट, स्टेट इन इंडिया आर ए लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप, यानी कि भारत के प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश इज़ बिगर दैन रशिया, महाराष्ट्र अबाउट एज बिग एज जर्मनी। यानी कि अगर हम देखें तो जो उत्तर जनसंख्या के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा जो यूपी है, उत्तर प्रदेश है, वो रूस से बड़ा है। महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर। मैनी ऑफ दिस स्टेट आर इंटरनली वेरी डाइवर्स। अंदरूनी तौर पर, यानी कि ये कह सकते हैं भारत के अनेक राज्य खुद भी अंदरूनी तौर पर क्या है, विविधताओं से भरे हुए हैं। देयर इज़ दस ए नीड फॉर पावर शेयरिंग विद इन दीज स्टेट। भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी 3 स्तरों पर करने की ज़रूरत है। फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर tier गवर्नमेंट बिलो दैट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। दिस इज़ द rationale for decentralization of power, thus resulted third tier of government called local government। यानी कि इसमें हम ये कह सकते हैं जिसमें तीसरा स्तर जो है बेटा स्थानीय सरकारों का हो और यह प्रांतीय स्तर की सरकार के नीचे हो। भारत में सत्ता का डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे यही फ़र्क दिया गया है कि इसके फलस्वरूप तीनों स्तरों की जो सरकार का संघीय ढांचा सामने आए। तीसरे स्तर को स्थानीय शासन कहा जा सकता है, यानी कि रियल थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट। यानी कि तीसरे स्तर का जो शासन है उसको हम स्थानीय शासन या लोकल गवर्नमेंट कह सकते हैं। व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट
एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट। जब केंद्र और राज्य सरकार से पावर लेकर जो स्थानीय गवर्नमेंट को दी जाती है तो इट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन, तो इसको बेटा विकेंद्रीकरण कहा जाता है। ओके, द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इशू विच आर बेस्ट सेटल एट द लोकल लेवल। यानी कि विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच ये है कि अनेक मुद्दे यानी कि बहुत सारी ट्रबल्स ऐसी होती है, समस्या ऐसी होती है कि उनका निपटारा जो है स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम इन देयर लोकेलिटीज़, यानी कि जो लोग होते हैं उनके आसपास की जो समस्या है तो उस समस्या के विषय में यानी कि लोगों को अपने इलाके की समस्याओं की बेहतर समझ होती है, बेहतर समझ होती है। दे आल्सो हैव बेटर आइडियाज़ ऑफ वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स मोर एफिशिएंटली। लोगों को इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और किन चीज़ों पर अधिक कुशलता से उपयोग किस तरह से किया जा सकता है। नाउ beside at the local level it is possible for the people to directly participate in decision making. This help include a habit of democratic participation. Local governments is the best way to realize one important principle of democracy, namely local self government. It means ये है कि इसके अलावा स्थानीय स्तर पर जो लोगों को फैसले में सीधे भागीदार बनाना भी क्या है बेटा संभव हो जाता है, उनका पार्टिसिपेशन भी इजीली हो जाता है। इससे क्या होता है डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक भागीदारी की क्या है आदत पड़ती है। और स्थानीय गवर्नमेंट जो लोकल गवर्नमेंट होती है तो उनकी स्थापना से स्वशासन जो है यानी कि उनका अपना शासन जो है लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। सबसे अच्छा तरीका जो होता है उसको वास्तविक बनाने का जो है जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो ही कर सकती है। ओके, इसमें द नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन वाज रिकॉग्नाइज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। विकेंद्रीकरण की ज़रूरत हमारे संविधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी स्वीकार की गई है, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाज़त देता है। सिंस देन देयर हैव बीन सेवरल अटैम्प्ट्स टू डिसेंट्रलाइज पावर टू द लेवल ऑफ विलेज एंड टाउन। इसके बाद गांव और शहर स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण की कई बार कोशिश की गई, यानी कि कई बार डिसेंट्रलाइजेशन करने की कोशिश की गई। पंचायत इन नाउ गो टू द टॉप ऑफ द पेज। पंचायत इन विलेज एंड म्यूनसिपैलिटीज़ इन अर्बन एरिया वर सेटअप इन ऑल स्टेट, यानी कि सभी राज्यों में और गांवों के स्तर पर ग्राम पंचायत और शहरों में नगर पालिका का इस्टेब्लिशमेंट किया, उनको सेटअप किया। बट दीज वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन इन पर जो है ना सीधे स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल रहा। इलेक्शन टू दीज लोकल गवर्नमेंट वर नॉट हेल्ड रेगुलरली, यानी कि इन स्थानीय सरकारों के नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए जाते। लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर और रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन। जो लोकल गवर्नमेंट होती तो इनके पास अपना ना तो कोई अधिकार और ना ही कोई रिसोर्स होता है। दस देयर वाज ए वेरी लिटिल डिसेंट्रलाइजेशन इन इफेक्टिव टर्म। और जब इस तरह की कोई चीज़ें नहीं होती तो इस प्रकार प्रभावी ढंग से जो है सत्ता का विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हो पाता। ए मेजर स्टेप टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में जो एक बड़ा कदम जो बेटा वो 1992 में लिया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू मेक द थर्ड ईयर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव, यानी कि संविधान में संशोधन करके जो डेमोक्रेसी शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर यानी कि तीसरे टीयर को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया था। ओके स्टूडेंट, नाउ फर्स्ट पॉइंट, नाउ इट इज़ द कंटिन्यूअली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है, यानी कि 100% उनको अब इलेक्शन कराना ही होगा लोकल गवर्नमेंट का। पॉइंट बी सेकेंड, seats are reserved in the elected bodies and the executive heads of these constitution for the scheduled caste, scheduled tribe and other backward classes। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा उनके जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनके जो पदाधिकारियों के पदों में जो है ना बेटा शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो है पद रिजर्व यानी कि उनकी सीटें जो आरक्षित
होती है या रिजर्व होनी चाहिए। एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशन आर रिजर्व फॉर वुमेन, और लगभग 1/3 सीटें जो हैं वो महिलाओं के लिए क्या होनी चाहिए, रिजर्व होनी चाहिए। एंड इंडिपेंडेंट, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एंड इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन कॉल द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनसिपल इलेक्शन। हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग नामक एक संस्था का गठन किया जाना चाहिए। ओके स्टूडेंट, द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का जो है ना कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट इन स्थानीय यानी कि लोकल गवर्नमेंट को देना पड़ता है, ताकि वह सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग अलग हो। ओके स्टूडेंट, आज का टॉपिक हमारा बेटा यहाँ पे फिनिश होता है, और कल जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, रूरल लोकल गवर्नमेंट इज़ पॉपुलरली नोन बाय द नेम ऑफ पंचायत राज, यहाँ से स्टार्ट होगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।